ठीक है मैम, ठीक, ओके मैम, ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ भाई। अब हम आज पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में ध्यान से देखना है। और उसके बाद जो सबसे अच्छा टॉपिक और बाकी रहेगा वो है कॉमन टूल्स। टूल्स में एक एक टूल्स के बारे में भी ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने केबल के बारे में तो वैसे पहले पढ़ लिया। अंडरग्राउंड केबल का मतलब है जिस केबल को जमीन के अंदर दबानी है। भूमिगत केबल की जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि सिरों पर ही जो लाइन होती है, ओवरहेड लाइन होती है, उसमें हाई वोल्टेज के कारण कई रिस्क रहते हैं। रोड क्रॉस होती है वहाँ रिस्क रहते हैं। रोड के पास में जो लाइन जाती है वहाँ भी रिस्क रहती है। कोई तार गिर जाए तो भी रिस्क रहती है। और एनी टाइम हमें गार्डिंग की सुरक्षा रख, मतलब गार्ड लगानी पड़ती है ना जाली नीचे, तो वो भी रखनी पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट भी रहती है मेंटेनेंस की, और आंधी तूफान बारिश में खतरा भी क्या रहता है ज़्यादा। और ये बाकी तो ठीक था, लेकिन शहर की पतली पतली गलियों में और ज़्यादा दिक्कत है। आप देखोगे तो बालकनी से हाथ निकालोगे सीधा तार ही आ जाएगा। तो इन प्रकार की चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी में नियम बनाया कि भाई जितने भी हमारे पास, सबसे पहले तो ये बनाया था कि 11 केवी तक की लाइन है जो भूमिगत करो, क्योंकि उस समय हमारे पास इंसुलेशन का लेवल उसी हिसाब से हो रहा था। फिर 11 केवी तक की हो गई, तो फिर उसके बाद 33 केवी, फिर 66, अभी 132 केवी तक की लाइनें भूमिगत होने लग गई। और आने वाले कुछ ही समय में कुछ जगह पर 220 केवी भी हो रही है, ऐसे नहीं कि 220 केवी नहीं हो रही, 132 केवी इन जनरल आ गया। अब 220 केवी में स्पेशली प्रिकॉशन अभी काम में लेना पड़ता है, यानी केबल को हाईली इंसुलेटेड करके स्पेशल ऑर्डर के साथ ही बनवाई जाती है। किसी जैसे मान लो कोई बड़ी कॉलोनी है और जिसमें रेजिडेंस में लोग काफी ज्यादा रह रहे हैं और वहां से इस 220 केवी की लाइन निकल रही है, तो वहां के लोगों ने और सरकार से मिलकर निर्णय लिया कि भाई इसको भूमिगत कर दी जाए ताकि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जहां भी ज्यादा आबादी हो तो वहां पर 220 केवी को भी उन्होंने सही करने लग गए। भूमिगत जब केबल बिछाई जाती है तो सबसे पहली कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। आपको देखो जमीन को काफी गहराई तक खोदना पड़ता है। 1 मीटर के आसपास उसकी गहराई करनी पड़ती है न्यूनतम। 0.9 से लेके और 1.2 तक अलग अलग वोल्टेज पर डिपेंड करता है। सामान्यतः 1 मीटर होती है जो गहराई होती है। तो 1 मीटर के आसपास गहराई करते हैं और उसकी 35 सेंटीमीटर के आसपास उसकी चौड़ाई रखते हैं। फिर उसके अंदर जो आपको जो केबल इंसुलेशन वाली केबल बिछानी पड़ती है। केबल भी नॉर्मल इंसुलेटेड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस केबल के अंदर नमी के कारण भी प्रभावित होगी, तो जो भूमि में नमी तो होगी। भूमि में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का विरोध करने वाला भी होनी चाहिए, क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुण भी परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते भूमि में, तो उनका परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण भी होना चाहिए। और पूरे कुल मिला के मामला ऐसा भी होना चाहिए कि यदि बाय द वे कोई गलती से फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट को भी आसानी से निकाला जा सके। तो सबसे पहले जिस विधि को काम में लिया गया था वो तो सिंपल था, खाई खोद के काम में लेने वाला, जिससे हमारे पास सिंपल वे में काम लिया। अभी जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उसमें रेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले एक गड्ढा खोदा जाता है। जैसे मेट्रो निकली ना, भूमिगत मेट्रो, तो क्या हुआ, जैसे छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ से मेट्रो निकली है तो वहां पर गड्ढा खोदा बड़ा, फिर वहां पर नीचे मशीनें उतारी, फिर मशीनें उतार के मकान के नीचे से क्या निकाल दी, मेट्रो। तो उसमें खाई वाई नहीं खोदी। तो उसी प्रकार क्या होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके नीचे मशीन को उतारा जाता है, फिर उसी से होल करके चारों ओर से क्या निकाल दी जाती है, पाइप निकाल दी जाती है। तो उस विधि को कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वो जो होल तो लगातार बना रहता है, ताकि उसमें यदि कोई फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट निकालना भी आसान हो। और जहां पतली पतली गलियां हैं वहां पर खाई खोदना भी मुश्किल है। खाई खोदेगा कौन, जेसीबी, जेसीबी वहां पहुंच नहीं पा रही है, तो ये भी तो दिक्कत ही है। तो भीतर शहर में तो यही मामला होता है, सबसे पहले तो भीतरी शहर के लिए लेके आए थे, बाहर वाले शहर में तो इतना दिक्कत ही नहीं। तो मामला ये था, इसलिए भूमिगत केबल को अलग अलग प्रकार से काम में लिया गया। ऐसा नहीं कि इसको केवल यही है। जैसे सुरंग है, तो सुरंग में क्या होता है कि इस प्रकार सुरंग बनी हुई तो ऊपर की तरफ रेक बनी होती है, उस रेक में केबल लगा दी जाती है। तो ऊपर की तरफ क्या होती है, रेक, उसमें सुरंग जो बनी हो तो उसमें भूमिगत लगाने की आवश्यकता पड़े। उसमें नीचे रोड बनी हो तो उसने क्या था, ऊपर रेक वाले भाग में तो कुछ है नहीं, पूरा खाली भाग रहता है,
कॉर्नर पे ऊपर की तरफ तो खाली रहता है, तो वहां पर ऊपर की तरफ रेक बना के और वहां पर केबल को स्थापित कर दिया जाता है। अब केबल को स्थापित करना है तो इसमें इंसुलेशन बहुत लगेगा, और इंसुलेशन हाई लगेगा, इसके कारण इसकी इंस्टॉलिंग कॉस्ट सबसे हाई होती है। स्थापना लागत मूल्य सर्वाधिक होता है। कौन सा होता है भाई? स्थापना लागत मूल्य। और उसके मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, इसमें देखो कि पूछे एक बार लागत मूल्य ज्यादा होता है, उसके बाद खर्चा वर्चा नहीं आता है। लेकिन यदि बाय द वे कोई फॉल्ट हो गई, कोई लाइन फॉल्ट हो गई, तो उसका जॉइंट का खर्चा क्या आएगा? ज्यादा। लेकिन 95% चांस एक फॉल्ट होगी नहीं, लेकिन 5% चांस एक फॉल्ट हो गई, तो जॉइंट का खर्चा क्या आएगा? सबसे महंगा आता है। ओवरहेड लाइन में जॉइंट का खर्चा क्या होता है? कम। और भूमिगत में जॉइंट का खर्चा क्या था? ज्यादा। अब देखो नीचे भूमिगत केबल है, आंधी तूफान आने पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो सिंपल बिछी रहेगी। अब हमारे पास जो केबल है उसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसको नाम याद रखना। आपके आधे उत्तर तो वहीं से हो जाते हैं, सिम्बास नाम। सिम्बास याद रखना, जिसमें आधे या 40% सवाल तो यहीं से इसके आसपास ही घूमेंगे। जो सिम्बास नाम याद रख दोगे तो 40% सवाल इनके आसपास ही घूमेंगे। जैसे भूमिगत केबल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिम्बास केबल की संरचना के लिए है। हाँ, सिम्बास में सी सबसे पहले आता है कंडक्टर। सी क्या होता है भाई? कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक। और आई हमारे पास क्या होता है? इंसुलेशन। जो भी चालक होगा उसको इंसुलेशन करना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है। आगे आता है एम यानी मेटेलिक शीट होता है ये। मेटेलिक शीट होता है, जिसको आप याद हिंदी में ये भी रखना, धात्विक आवरण होता है भाई। क्या रखना पड़ेगा? धात्विक आवरण। फिर बी होता है बेडिंग, और बेडिंग को कहते हैं प्रस्तरण। ये कहते हैं क्या? प्रस्तरण, यही कहते हैं। आर्मरिंग होता है कवचन। आर्मरिंग का क्या होता है भाई? ए। और सर्विंग हमारे पास क्या होता है भाई? सर्विंग में हो जाता है एस। हमारे पास जो मेथड काम में लिए थे तो कौन सा होता है भाई? सिम्बास। आपको ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आएगा? कंडक्टर, इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है भाई? इंसुलेशन, इसकी सुरक्षा। उसके ऊपर धात्विक शीट लगाएंगे, जो लेड या एल्यूमिनियम की लगाई जाएगी, जिसको अर्थिंग भी करना चाहिए। उसको इसकी सुरक्षा के लिए वापस क्या लगाओगे? बेडिंग। फिर इसके ऊपर यांत्रिक सुरक्षा के लिए क्या लगाओगे भाई आप? आर्मरिंग, जो जाली नुमा लगाओ या फिर धातु का भाग लगाओ, तो ये लगाई जाएगी आर्मरिंग। फिर इसकी सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाएगा? सर्विंग। ये तीनों ही हमारे पास धातु के बने होते हैं, तीनों ही भाग चालक है। मतलब चालक मतलब धातु के बने होते हैं, ये बता दो। और ये हमारे पास तीनों ही भाग क्या होते हैं भाई? इंसुलेशन है, कुचालक है। ये पूर्णतः कुचालक है। और ये चालक है। धारा का पूर्व हमें यहां से कंडक्टर इससे करवाना है, तो बाकी दो को हम क्या करते हैं? अर्थिंग। इन सब का अलग अलग जगह यूज आएगा। तो पहले सबसे पहले तो होता है हमारे पास कौन सी मेथड होता है? सिम्बास। सिम्बास में सबसे पहले क्या है? सी। सी है कोर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब केबल में एक या अधिक कंडक्टर हो सकते हैं। इसका विद्युत प्रवाह का माध्यम क्या होता है? चालक को होता है भाई। इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? तांबे या एल्यूमिनियम। लेकिन सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं? इसका कार्य धारा के लिए निम्न प्रतिरोधी मार्ग उपलब्ध करना है, तो निम्न प्रतिरोध कौन कराएगा भाई? तांबा। कंडक्टर की सतह पर सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। ये देखो, ये एक सवाल है भाई, बहुत बार पूछा हुआ है। कंडक्टर होता है ना चालक, चालक की सतह पर सर्वाधिक क्या होता है भाई? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होता है? चालक की सतह पर, जो कि वास्तव में अधिकतम विद्युत क्षेत्र को बिना इंसुलेशन ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है। इसका मतलब है यदि इससे ज्यादा होने पर इंसुलेशन क्या होता था? ब्रेकडाउन। इंसुलेशन को ब्रेकडाउन किए बिना, यानी ऊपर से तार पकड़ोगे इंसुलेशन वाले का, तो आपको नीचे धारा प्रवाह हो रही, प्रभाव नहीं चला पता चलेगा। यानी बिना इंसुलेशन के ब्रेकडाउन के
जो सहन कर सकता है, तो सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कहां पर होती है? चालक की सतह पर। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहां होती है? चालक की सतह पर। तो चालक की सतह पर सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और ये है कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए कौन सा पहले सबसे पहले तो कागज वाले काम में लिया जाता है, या फिर आप ले लें रबर वाला, लेकिन कागज और रबर का ही सबसे ज्यादा इंसुलेशन सबसे पहले प्रयोग में लिया जाता है। प्रत्येक कोर अथवा कंडक्टर में इंसुलेशन की मोटाई किसके अनुसार होनी चाहिए? वोल्टेज के ग्रेडिंग अनुसार। क्योंकि कोई भी चालक है ये तो धारा के अनुसार होता है, और ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है वो किसके अनुसार होता है? वोल्टेज के। वोल्टेज के अनुसार है ना, इंसुलेशन सदैव वोल्टेज के अनुसार ही लगता है। क्योंकि इंसुलेशन की जो क्षमता क्या होती है भाई? केवी पर एमएम। प्रति एमएम मोटाई है जो कितने किलो वोल्ट को रोकने का सामर्थ्य रखती है, केवी पर एमएम होती है। तो वोल्टेज ग्रेडिंग अनुसार व्यवस्थित रहती है। इंसुलेशन पदार्थ के रूप में इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जूट, वार्निश केब्रिक, इन सभी से हमारे पास क्या बनाया जाता है? इंसुलेशन। और प्रत्येक कोर और चालक को सुविधाजनक विद्युत रोधी से ढका जाता है ताकि किसी भी प्रकार का शॉर्ट नहीं हो। तो हमारे पास इंसुलेशन के लिए क्या काम लिया आपने? इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जूट और वार्निश केबरी। लेकिन भाई इस पर नमी आ सकती है नहीं आ सकती? आ सकती है। कागज के पास नमी आएगी तो आगे किस में चली जाएगी? चालक में। जूट के पास नमी आएगी तो जूट भी नमी को आगे क्या कर देगा? ट्रांसफर। अब सबसे पहले हमें इस नमी को रोकना है कि जो आपने इंसुलेशन लगा दिया, कोर है धारा के प्रवाह, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया ताकि भाई बाहर है जो ब्रेकडाउन नहीं हो। लेकिन इंसुलेशन तो सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसुलेशन के पास पानी पहुंचा और ये नमी को सोख लिया, पानी चला गया चालक के पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? अर्थ से भी करंट आने लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास नमी से सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नमी से सुरक्षित तो है नहीं। तो ऊपर हम लगाएंगे मेटेलिक शीट। धातु कवच की जगह धातु आवरण नाम रखना, धातु आवरण, मेटेलिक शीट। और जब ये नाम आए तो ऊपर नीचे कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश देख लेना, इंग्लिश ही ओके है। कई बार हम शीत को आवरण लिख देते हैं, शीत को कवच लिख देते हैं। कवच का मतलब तो आर्मरिंग होता है। कवच का मतलब क्या है? आर्मरिंग। तो ये धात्विक आवरण है। धातु कवच को लेड और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। ये क्या करेगा? नमी और आर्द्रता से सुरक्षा। और एल्यूमिनियम से बने धातु कवच को क्या करना पड़ेगा भाई? इंसुलेटेड। नहीं, एल्यूमिनियम बने धातु कवच को ऊपर उसके बाद में कुछ अलग लगेंगे ना तो इंसुलेटेड कर देंगे, और इसको अर्थिंग किया जाता है। एल्यूमिनियम से बने धातु कवच को क्या किया जाता है भाई? अर्थिंग भी किया जाता है कि भाई हमारे पास एल्यूमिनियम वाला जो धातु कवच है उस धातु को भी क्या है? अर्थिंग कर दिया जाता है ताकि उसके साथ डायरेक्ट विद्युत की सप्लाई नहीं हो जाए। ओके, अब आता है इसके ऊपर क्या लगाया जाए? बेडिंग। बेडिंग का कार्य क्या हो गया? धातु कवच के ऊपर बेडिंग लगाई तो इस बेडिंग का कार्य धातु कवच की सुरक्षा करना। धातु कवच है हमारे पास एल्यूमिनियम और लेड का बना हुआ, इसके ऊपर क्या करोगे? जूट अथवा हेसियन टेप का प्रयोग करोगे, ताकि हमारे पास जूट और हेसियन टेप का प्रयोग करेंगे जिससे धातु कवच को जंग नहीं लगेगी। जो आपने धातु चढ़ा दी और धातु संक्षारण क्रिया के कारण धातु को जंग लगे तो धातु गल जाएगी, और धातु गल जाएगी तो उसके बाद में नमी को वो नीचे वाला इंसुलेशन सोख लेगा, फिर वो इंसुलेशन नमी को सोख लेगा तो कहां पहुंच जाएगा? कंडक्टर पर। तो अब हमें इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। किसकी भाई? धातु कवच को जंग नहीं लगे इसलिए जूट अथवा हेसियन टेप लगाओगे। तो अब ये आपने उसके ऊपर एक और इंसुलेशन कर दिया जूट अथवा हेसियन टेप का, क्योंकि धातु की क्या कर दी? सुरक्षा। ठीक है। अच्छा, अब ये है ना, ये जो बेडिंग है, बेडिंग किसके बीच होती है? दो धातुओं के बीच, मेटेलिक शीट के और आर्मरिंग मध्य। ये कटाव को भी रोकती है क्योंकि दोनों तरफ धातुएं हैं। नीचे मेटेलिक शीट है, ऊपर बेडिंग है, फिर आर्मरिंग है। तो अब दोनों तरफ धातु है तो जिसके कारण इसको कहीं पर मुड़ते हैं तो कटाव आने की संभावना होती है ना, तो दोनों में कट नहीं लगे। इसको रोकने के लिए काम भी कौन करता है? जूट अथवा हेसियन टेप। ठीक है। अब ये तो यहां तक काम हो गया। इसके बाद में यांत्रिक सुरक्षा चाहिए। जो यांत्रिक सुरक्षा के लिए क्या करोगे? आर्मरिंग। कोई किसी ने खाई खोदनी शुरू की, केबल नीचे ही फावड़ा चलाया, गेंती चलाई, पता चला केबल टूट गई, तो ऐसे चोट तो हो ही सकती है ना। कोई आप खाई खोदने लगो जेसीबी से, पता चला भाई केबल आ गई, तो इसे यांत्रिक सुरक्षित होनी चाहिए।
यानी कोई चोट भी आ जाए तो भी इस केबल को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यांत्रिक मजबूती रूप के लिए क्या काम लिया, आर्मरिंग। ये किसके ऊपर लगाया जाता है, बेडिंग ऊपर। किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड स्टील की मजबूत होती है, एक या दो परत लगाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, यांत्रिक क्षति से बचाना। और कुछ केबलों में आर्मरिंग नहीं की जाती। आर्मरिंग कहां नहीं की जाती है, जैसे मान लो जहां सुरक्षित जगह है, एक तो है सिंगल कोर वाली होती है, सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है, सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग की जाती है क्या, नहीं। या फिर आपने कोई कैंपस बनाया है, कोई पूरा जो भवन के लिए हिसाब से, और उसमें आपको पता है कि पहले से केबल कहां कहां लगी हुई है, ऑलरेडी स्थापित है और एक फिक्स भूमि के अंदर ही है, तो वहां पर भी आपको आर्मरिंग करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको तो पहले पॉइंट दिया हुआ है कि कहां पर केबल है कहां पर केबल नहीं है। लेकिन इन जनरल में गली में से केबल निकालूंगा तो पड़ोसी ध्यान थोड़ी रखेगा। या फिर जैसे मान लो अपना होता है ना, यहाँ पहले बनाई जाती है रोड, फिर इस रोड को खोदा जाता है, फिर बिछाई जाती है पानी वाली पाइप, फिर इसको वापस बनाई जाती है रोड, फिर वापस खोदा जाता है, फिर डाली जाती है गैस वाली पाइप। ऐसे करते हैं ना, तो ऐसा होता है। इतने में कुछ कुछ ना हो तो क्या है कि भाई अब सीवरेज है वो लाइन चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। हाँ, तो इस हिसाब से तो जहां पब्लिक जगह है वहां पर आर्मरिंग करनी आपको क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि इस ये जो अपन बात करें इसका मतलब दो डिपार्टमेंट के बीच समझे है ही नहीं। एक डिपार्टमेंट ने रोड बनाई, दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है मेरे पाइप का टेंडर अब पास हुआ है, पहले पाइप का टेंडर पास नहीं हुआ, वो एक ही डिपार्टमेंट का काम नहीं था ना, दूसरा डिपार्टमेंट था। अब दूसरे डिपार्टमेंट वाले ने वो रोड तोड़ दी तो फिर ये मामला आ जाता है। तो इसमें भी ये है कि भाई इस प्रकार का कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट आके खाई खोदे तो इसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए यांत्रिक सुरक्षा के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील की एक परत लगा दो ताकि पता चल जाए केबल आ गई। जैसे अभी आपने 10-15 दिन पहले सुना होगा कि जोधपुर में हुई गैस पाइप में लीकेज। आपने नहीं सुना तो वो न्यूज बड़ी हुई नहीं थी, छोटी हुई, उसे पहले दबा दी गई थी। न्यूज क्या है, वो गैस की पाइप को दबा दिया। वो कोई खाई खोद रहा था, उसी प्रकार ही जो विद्युत सप्लाई वाले थे या वही थे, ऐसे कोई थे, या कोई पानी, यहाँ तो पानी की पाइप डाल रहे थे या पानी की पाइप डाल रहे थे, ऐसा कोई थे। तो वो जेसीबी से खाई खोद रहे थे, खाई खोद ली उन्होंने, गहरी गहरी खोद ली तो गैस वाली पाइप जा रही थी, वो पाइप फूट गई। पाइप फूट गई तो वहां ठीक है, वहां आग नहीं थी पास में, तो वहां से गैस निकलने लगी। गैस से गैस निकलने लगी, हाथों हाथ उन्होंने 5 मिनट में सारे इंजीनियर को कॉल किया, वो सभी आगे क्लिप लेके, उन्होंने क्लिप लेके तुरंत जोड़ दी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर वो जुड़ गई। तो ये पूरा हादसा बच गया। नहीं तो आपको जानते ही हो कि इसका हादसा तो बहुत बड़ा होता है। एक अपने पेट्रोल पंप का हुआ था जयपुर में, सीतापुरा में, वो गैस टैंक का, वो एक अभी नया वाला हुआ ही था। तो ये तो कि बहुत बड़ा हादसा होता है। तो इसी प्रकार ये हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हाई लाइन, हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है, हाई वोल्टेज की लाइन जा रही है, कोई खोद रहा है तो धात्विक को हाथ लगा दिया तो सीधा क्या हो जाएगी भाई, मौत। इसलिए सबसे पहले सुरक्षित रखना जरूरी है। ठीक है, तो केबलों को आर्मरिंग नहीं की जाती। केबल को आर्मरिंग की जाती है क्या, कुछ केबलों, किसको, सिंगल फेज वाली को नहीं की जाती है, या फिर जिस भूमि में हमें पता है कि यहाँ केबल इतनी जरूरत नहीं है। आर्मरिंग का खर्चा सबसे ज्यादा होता है। एक तो स्टील लगता है, एक स्टील की परत भी मोटी होती है क्योंकि यांत्रिक सुरक्षा रखनी होती है। और अब जो आपने स्टील लगाया, अब इसके ऊपर स्टील की सुरक्षा रखो, इसलिए एक और लगा दो इंसुलेशन, जिसे हम कहते हैं सर्विंग। आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने के लिए इसके ऊपर जूट की एक परत लगा दो, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्विंग। सर्विंग का उद्देश्य है केबल को वायुमंडलीय परिवर्तनों से क्या करना, सुरक्षा। ये भी हमारे पास विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। तो सिम्बा से हर एक दूसरे के नीचे वाली की क्या करता जा रहा है, सुरक्षा। सुरक्षा करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमारे पास केबल बन गई, भूमिगत केबल बन गई। भूमिगत केबल वही है जो आर्मरिंग केबल है। आपने नाम सुना ना, आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल क्या होती है, उसमें भी यही होता है, लेकिन उसमें मेटेलिक शीट नहीं चाहिए बीच में, वो जरूरत नहीं है। एक सीधी आर्मरिंग वाली लगा देते हैं, पहले आई चालक, फिर आया कुचालक, फिर आया आर्मरिंग, फिर आया और कुचालक, 4 ही परत का काम हो जाए। लेकिन यहाँ पर परत कितनी होगी, 6। तो ये सिम्बास टेक्नोलॉजी है। और याद आपको तभी रहेगा जब आप नाम याद रखोगे, सिम्बास। हाँ हाँ, नहीं सिम्बास से याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं, भूल जाओगे ना भाई, भूल जाओगे तो सवाल का उत्तर कैसे करोगे। हैं, क्या हुआ,
मुझे नहीं पता, पर्ची इकट्ठी की हुई थी, मैंने कहा दो जगह अलग अलग इकट्ठी है। ये तो मैं सुबह सॉल्व करा के गया, अभी कहाँ की पर्चियां हैं? ये तो फिजिक्स की है। मैं देता हूँ तुझे पर्ची, ले। पहली है फोकस दूरी पूछा कहाँ होगी, एक है लेंस की क्षमता पूछा है, एक पूछा अपूर्णांक वाला। ये सुबह की है सारी पर्चियां। कोई बीच में आपकी पर्चियां दब गई तो दब गई होगी भाई। नहीं नहीं, डाउट लिख के देते हैं। ये क्या है कि 3 नंबर में हॉल में जो बेच बैठता है ना सुबह वाला, थोड़ा बदमाश बेच है? नहीं आपके तो फिर भी क्या है कि ठीक है। इसमें क्या बदमाश ऐसा है कि कंट्रोल अब हुआ है। वो मेरी क्लास इनके जब से एडमिशन लिया 2.5 महीने तक मेरी क्लास तो लगी नहीं थी। फिजिक्स मेरी बाद में हुई थी तो वो मुझे पहचाने नहीं थे। तो फिर मैं अभी उनको पढ़ाने आया था, 5 दिन हुए हैं, प्रकाश चैप्टर से शुरू किया था उनका। तो हाँ वो, तभी तो मैं इनको यहीं लाया। मैंने कहा तुम तो इधर ही रहो, पहले उधर थे वो। मैंने कहा तुम इधर रहो, ध्यान में तो रहे। उधर वो चिल्ली विल्ली चिल्लाते रहते थे। क्या? हाँ हाँ, आज आज याद रहेगा मुझे। तो ये हमारे पास है, कौन सा मामला है, सिम्बास। क्लियर? अब है केबलों का वर्गीकरण। केबलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है भाई? 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है हमारे पास इंसुलेशन के आधार पर, और दूसरा होता है वोल्टेज के आधार पर। ठीक है, इंसुलेशन के आधार पर हमारे पास इंसुलेशन कौन सा लगाएंगे वो देखेंगे। वोल्टेज के आधार पर वोल्टेज का ग्रेड देखना है। इंसुलेशन के आधार पर हमारे पास इंसुलेशन का गुण क्या होता है भाई? प्रतिरोधकता ज्यादा होनी चाहिए, करंट का लीकेज नहीं होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, अज्वलनशील होनी चाहिए, और एसिड और रासायनिक पदार्थों से अप्रभावित रहना चाहिए। कोई भी इंसुलेशन यही गुण होता है। और हमारे पास वो इंसुलेशन वही है जो आपने पढ़ा है। जैसे रबर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी 30 के पर एमएम है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, लेकिन 38 डिग्री ताप से ऊपर ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये नमी को भी सोख लेता है, ज्यादा तापमान पर भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको प्रयोग में ज्यादातर हम नहीं करते हैं। फिर आता है वल्केनाइज इंडियन रबर, इसमें 3 से 5% सल्फर की मात्रा होती है, तो इसको हम इसको प्रयोग करते हैं। इसका यांत्रिक सामर्थ्य ठीक है, टीकोपण है, पानी प्रतिरोधकता शुद्ध रबर से क्या होती है? अधिक। सबसे बड़ी कमी है कि सल्फर तांबे के ऊपर क्या करता है? रिएक्शन। तो इसका प्रयोग तांबे के साथ नहीं किया जा सकता। यदि आप कॉपर के ऊपर यदि मान लो ये सल्फर वाला इंसुलेशन लगोगे तो VIR ये रिएक्शन रिएक्शन करेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर ये थोड़ा ठीक काम कर लेगा। एवं इम्प्रेग्नेटेड कागज होता है जो कुचालक ही होता है, रासायनिक कागज है जो लकड़ी के छिलकों से बनाया जाता है, और ये पैराफिन अथवा नेफ्थलीन जैसा पदार्थ इसके अंतर्गत भरा जाता है। कम लागत है, कैपेसिटेंस धारिता भी कम है, डाइलेक्ट्रिक शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या करता है? नमी को सोखता है, और केबल की प्रतिरोधकता भी क्या होती है? कम। लेकिन इंसुलेशन के लिए काम लेते हैं, नमी को सोखता है तो नमी इसके पास पहुंचनी नहीं चाहिए, नमी पहुंचनी नहीं चाहिए। वार्निश फैब्रिक क्या होता है? इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो कम ही होती है, लेकिन कॉटन क्लॉथ इम्प्रेग्नेटेड होता है जिसे वार्निश के साथ कोट कर दिया जाता है, तो इसके इंसुलेशन को एम्पायर क्लॉथ कहते हैं, जो वाइंडिंग में काम में लिया जाता है। वार्निश फैब्रिक कहाँ काम लेते हैं? वाइंडिंग करते हैं ना, वहां पर वाइंडिंग में इसको काम में लिया जाता है। पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके इंसुलेशन हम सभी जगह काम लेते हैं, सर्वाधिक रूप से पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ये है वोल्टेज के आधार पर, ये लाइन आपको याद रखनी है भाई। लो टेंशन केबल कितने तक होती है? 1100। हाई टेंशन 11,000। सुपर टेंशन 22 केवी से 33 केवी। एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज 132 केवी से ज्यादा। ये सवाल पूछा गया। एक तो हमने केबल के वोल्टेज ग्रेड भी पढ़े थे, और ये हमारे पास हाई टेंशन लो टेंशन के आधार पर है, दोनों अलग अलग होता है। और इसमें भी होता है कि केबल में एक या एक से अधिक कोर उपयोग लेते हैं, जैसे सिंगल कोर होती है, डबल कोर होती है, 3 कोर होती है, तो इस प्रकार का अलग अलग काम में लिया जाता है। 3 फेज में जो आप काम लेते हैं, इसमें यह भी सवाल आता है 11 केवी तक कौन सी केबल काम लेते हैं? बेल्टेड। 33 से 66 कहते स्क्रीन, और 66 से अधिक है दबाव केबल क्या होती है? 66 केवी से अधिक। प्रेशर केबल है। प्रेशर केबल 2 प्रकार की होती है, एक तेल द्वारा दाबित, एक गैस द्वारा।
गैस द्वारा दाबित होती है वो 765 केवी तक काम में लेते हैं। जो SF6 होता है ना, SF6 होता है वो 765 केवी तक काम में लिया जाता है। बेल्टेड केबल है और स्क्रीन केबल है। इन केबल के बारे में सिंपल ये मामला होता है कि 11 केवी तक प्रयोग किंतु असाधारण परिस्थिति में 33 केवी तक काम में ले सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर कुचालक होता है, जैसे यहाँ पर ये चालक भाग है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया भाई, जूट की क्या कर दी, फिलिंग कर दी। और ये भी चालक इसके ऊपर भी क्या कर दी, जूट की फिलिंग। ये भी चालक इसके ऊपर जूट की क्या कर दी, फिलिंग कर दी। और इसके ऊपर लगा दी पेपर सीट और पेपर बेल्ट लगा दिया। और उसके ऊपर क्या लगा दिया कि भाई जूट की फिलिंग की है तो इसको नमी से सुरक्षा करनी है भाई, कागज और पेपर सीट भी लगा दिया, जूट भी लगा दिया ना। जूट की फिलिंग और पेपर सीट किया, ये तो सी के बाद में आई हुआ। आई के बाद में क्या था, एम। एम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मेटेलिक सीट। तो ये लीड वाली सीट करनी पड़ेगी, मेटेलिक सीट है। और एम के बाद में क्या करोगे, बी। बी में क्या था, जूट या हेचन टेप आ गया, तो ऊपर इसके ऊपर क्या करोगे, जूट या हेचन टेप। फिर इसके ऊपर सुरक्षा के लिए क्या आएगा, आर्मरिंग। ये आर्मरिंग है, तो ये आर्मरिंग तक की जाएगी। और आर्मरिंग के ऊपर करना है तो एक सर्विंग होता है, वो भी जूट के द्वारा ही की जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की केबल है, 11 केवी तक काम में ली जाती है। 66 केवी तक जो काम में ले सकते हैं विशेष परिस्थिति में, बाकी 33 केवी तक काम में लिया जाता है। वो हमारे पास दो प्रकार के, एच टाइप और SL टाइप। एच टाइप तो है वैज्ञानिक के नाम पर ही है, जो इसमें एच होचेस्टेडेटर, क्या नाम है देख लो, इसके नाम पर ही है ये एच, ये इसी ने डिजाइन किए। इसने वही है, उसने कहा भाई 3 अलग अलग कोर है, कोर के बीच में इसने जूट काफी ज्यादा भर दी ताकि ये आपस में दूरी क्या रहे, बहुत ज्यादा। और उसके ऊपर वही उसी प्रकार से परत लगाई गई है। इसमें हर एक कोर इम्प्रेग्नेटेड पेपर से इंसुलेटेड रहती है। हर एक कोर के इंसुलेशन को मेटेलिक स्क्रीन के द्वारा ढका जाता है। हर एक कोर को किसने ढक दिया, मेटेलिक स्क्रीन से। केबल में इंसुलेटेड बेल्ट नहीं होती, किंतु लेड सीट बेडिंग आर्मरिंग और अन्य सर्विंग पहले की तरह ही रहती है। डाइलेक्ट्रिक में एयर पॉकेट को हटाया जाता है क्योंकि मेटेलिक स्क्रीन पर छिद्र होते हैं, इसलिए इसमें बीच में एयर पॉकेट नहीं होते हैं। वहां पर देखो कि आर्मरिंग वाले में एयर पॉकेट रखे गए हैं, इसमें एयर पॉकेट हटा दिए जाते हैं। और एक होता है प्रेशर केबल, कितने प्रकार की होती है, दो। एक होती है ऑयल फील्ड, कितना केवी तक होती है, 230 220 तक होती है। और 220 के बाद में कौन सी होती है, गैस कौन सी काम लेते हैं, SF6। गैस काम में लिया जाता है SF6। और भूमिगत केबल के दोस्त दोस्त आज नहीं पढ़ेंगे, दोस्त कल पढ़ेंगे, टाइम नहीं हुआ कि दोस्त आज नहीं पढ़ेंगे। दोस्त में क्या है कि इसका डायग्राम लेके नहीं आए, उसमें थोड़े नए प्रकार का डायग्राम है, तो उसमें डायग्राम में लेंथ निकालनी सिखानी है। तो आज मुझे पता नहीं था इतना तक पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच गए, कैलकुलेशन ज्यादा गड़बड़ हो गई। उसकी फोटो लानी है, क्योंकि दो प्रकार का होता है परीक्षण, एक वर्ले लूप एक मूरे लूप। तो मूरे और वर्ले में क्या होता है कि हल्का ही अंतर होता है, जहां पर आप में दोनों में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है भूमिगत दोष और एक होता है शॉर्ट सर्किट दोष। दोनों इसे ज्ञात करना पड़ता है। पहला तो वो मामला है, वो ज्ञात करने के बाद में इसमें देखना है एक इंटरशीथ ग्रेडिंग क्या है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या है, इंटरशीथ और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग क्या है, ये मामला। अब यहां तक कोई पूछना चाहो सवाल पूछ लो, अभी टाइम पड़ा अपने पास। तो अगला दोस्त तो अभी पढ़ेंगे नहीं भाई, दोस्त तो क्या है, वो डायग्राम नहीं लाए, वो बिना डायग्राम समझ में नहीं आएगा, इसमें डायग्राम थोड़े से कम है। क्या हुआ, अभी जितना पढ़ा ना ये बहुत आसान सा भाग है, लेकिन आधे से ज्यादा सवाल ये है। यहाँ पर आपको मुश्किल कहाँ आती है बताऊं, वो आती है वोल्टेज ग्रेड के केबल में, 1100 के वीर 11,033 और 66, यहाँ मुश्किल आती है, भूल जाते हैं। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है और यही भूले हुए रहते हैं। बाकी सवाल आते हैं सिम्बास पर, उसमें भूलने का ज्यादा चांसेस होता नहीं, सिम्बास याद कर ले तो सारा हो जाएगा। हैं कल, हाँ कल 9 बजे आ जाओ,
हो जाएगा जल्दी, लेकिन क्या है कि मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मेरी क्लास ऑलरेडी चलती है। हाँ, अभी ऑनलाइन में भी चलती है ना। है 9 बजे से है। चौथा नहीं चल रहा, तीसरा चल रहा है। डीसी मोटर पढ़ाता हूँ 8 बजे मैं। 8 बजे पढ़ाता हूँ मैं डीसी मोटर। 2 दिन का और बाकी है, फिर मॉड्यूल 3 पूरा हो जाएगा उसमें। फिर एक वाइंडिंग बाकी होगा, बाकी सारा भाग उसमें हो जाएगा। जो मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ, 8 से 9 स्टूडियो से पढ़ाता हूँ वो है। तुमने किया था कमेंट? कहा कि सर मैं आया हूँ, मैंने कहा आया ही क्यों है। हाँ, क्या आया हूँ यहाँ, कोई टीम जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा कोई नहीं देगा, यही मैंने बताया आपको। मैंने कहा कोई जवाब नहीं देगा, तुम्हारी नींद आज खुली, मेरे तो ये सब्जेक्ट ही पूरा हो रहा है। इस स्टूडियो से पढ़ाने लगा मैं ट्रांसफॉर्मर से। अब तो मेरा लेक्चर लास्ट में 2 बाकी रहा, तो कहा कि सर मैं बाहर आया हूँ। मैंने कहा बाहर ही रहो कोई। तुम थे? अच्छा। हाँ, वो तो टाइम से ही स्टूडियो से चला के उसमें क्लासें पूरी हो गई ना भाई आपके लगभग। आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। स्टूडियो से पढ़ने में क्या है, दो मामला है स्टूडियो से। एक तो फायदा देखा जाए तो ये फायदा है कि जो लेक्चर है वो कम समय में पूरा हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है उसमें ना वो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मुझे नहीं पता आपको पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मुझे खुद को उसमें पढ़ाने में इतना आता नहीं है। वो मैं ठीक है कि मुझे आज जाकर वो 40 मिनट पढ़ाना होता है, मैं 40 मिनट जाके पढ़ा देता हूँ। वो उतना इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, वो हो जाती है वो, क्योंकि उसमें मैं लिखना तो देता नहीं बीच में। मैं जो 40 मिनट पढ़ाता हूँ लगातार, मैं उसमें पढ़ाता ही हूँ उसमें तो। वो लिखना मैं खुद ही लिखता हूँ। वो तो थर्ड मॉड्यूल है, लिखना ही पड़ता पूरा। उसमें तो कोई पीडीएफ में होती नहीं, पीडीएफ का कोई सीन ही नहीं बनता। पीडीएफ का सीन केवल मॉड्यूल सेकंड में है पूरे 500 में से, और कहीं पीडीएफ में होती ही नहीं है। बाकी सब जगह मॉड्यूल फर्स्ट की तरह चलता है। आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, मुझे भी सब कुछ लिखना पड़ता है। और कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। वजन भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। बाकी ऐसा कुछ कंफ्यूजन आए तो इंग्लिश देखा करो। वजन दिया हुआ किलोग्राम में दिया हुआ, तो किलोग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। लो सवाल ऑप्शन से कर देंगे, क्योंकि वजन वजन का मतलब भार है। वजन का मतलब वेट है, वेट का मतलब भार है। वजन की इंग्लिश तो वेट होगी। वजन की इंग्लिश मास नहीं होती ना, वेट होगा। आज ला ना, तू इधर ला। ऐसे नहीं, दोनों नहीं होता है। वो कंडीशन देखी जाएगी। कौन सा? 21 नंबर सवाल है। एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन क्या होगा? तो वजन क्या होगा? प्रति पर अधिक होगा। वजन मतलब भार हो गया। और कौन सा? बृहस्पति ग्रह पर गुरुजनित पदार्थ का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में कितना होगा? सही तो ये है। क्यों? 6250 से आना चाहिए। 250 किलोग्राम वजन का मतलब है 250 किलोग्राम बल। 250 किलोग्राम बल को न्यूटन में बदलोगे तो 2500 न्यूटन। और 2500 न्यूटन है तो 2.5 गुना कर। भाई किलोग्राम, जब वजन को किलोग्राम में लिखा जाता है तो किलोग्राम बल होता है कि नहीं होता है? और 1 किलोग्राम बल बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन। और यहां इन्होंने कहा G10 लो, तो आप क्या कहोगे? 10 न्यूटन। तो ये आपके 2500 न्यूटन हो गया। जो 250 किलोग्राम वजन लिखा हुआ है, ये बराबर कितने न्यूटन हुआ? 2500 न्यूटन। तो सही तो है, लिखा हुआ ना परसेंट में 10। परसेंट में 10 नहीं होता तो किसे गुणा करता? 9.8 से। एम जी होता है ना, एम दिया तो जी तो करना ही पड़ेगा। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सीधे सीधे ही है। ये तो तुम ऐसे ही बना लिया, हवा बनाई तुमने। लो है, कराएंगे भाई। ऐप में
ऐप में आपके टेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है क्या? इधर लो ऐप, कोई दोनों भाई, मुझे देखो, मुझे देखना है जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इधर आओ, ये है कोर्स, ये है टेस्ट सीरीज, ये जुड़ी हुई है। अब टेस्ट तो टेस्ट के अंदर रहेगा, ये है कोर्स, ये है टेस्ट सीरीज। अब अच्छा आपने अलग से ली है? हाँ तो जिन्होंने अलग से नहीं ली वो बताओ ना, उनके जुड़ी हुई होगी, कोई दूसरा मोबाइल दो, मेरे हिसाब से तो अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा नहीं जुड़ी हुई? तुम्हारे से पुराने वालों को जुड़ी हुई थी? नहीं क्या है? हाँ तो जिनके नहीं जुड़ी वो मुझे बताओ भाई, मैं वो टेस्ट सीरीज में जोड़ देता हूँ। ओके, अभी जोड़ाते हैं टेस्ट सीरीज सर। हाँ ये आपकी जुड़ी हुई है, क्या आपने खरीदी है? हाँ तो जुड़ी हुई है ना, वही है। ट्रेड की आगे नीचे जाना, ट्रेड की आ जाएगी, तो इसमें ट्रेड की जुड़ जाएगी। आपका नहीं है ये? अरे मैं समझ गया कोर्स, मैं समझ गया।